गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 12th की हिंदी बुक आरो भाग 2 के चैप्टर 3.1। चैप्टर 3 में दो कविता दिया गया है, 3.1 और 3.2 करके। पहली कविता है 3.1 में कविता के बहाने, जिसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके रचनाकार है कुंवर नारायण जी। तो सबसे पहले हम कुंवर नारायण जी के जीवन परिचय देख लेते हैं, फिर आगे हम चैप्टर को पढ़ेंगे। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पे ही हुई, और उच्च शिक्षा के लिए ये जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला लिए थे। कुंवर नारायण जी जो है 23 वर्ष की बहुत ही कम आयु से ही काव्य लेखन और कविता लेखन जो है का काम जो है वो प्रारंभ कर दिए थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में अनेक कविता संग्रह, काव्य संग्रह, प्रबंध काव्य, समीक्षा और सामान्य तरीके से बहुत सारी रचनाएं किए हैं, जिसमें से हम देख सकते हैं कि आत्मजेयी है, चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह जो इनका काव्य संग्रह है, और आज के पहले हैं, मेरे साक्षात्कार हैं। तो इन अनेक काव्य के रचनाओं के लिए, इनकी रचनाओं के लिए इनको अनेक सम्मान से सम्मानित किया गया। इनको साहित्य सम्मान जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और लोहिया सम्मान से, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इस प्रकार से अनेक सम्मानों से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इस कविता को। कविता का पद्यांश, पहला पद्यांश इस प्रकार है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। इस कविता का अगर हम सार देखें पूरी कविता का, तो हम लिख सकते हैं कि कविवर कुंवर नारायण सिंह जी ने इस कविता में कविता की व्यापकता को बताया है। कविता की जो व्यापकता होती है, जो विस्तृत होता है, कितना फैला हुआ होता है, उसके बारे में बताया है। और इस कविता में कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से किया है, जिस प्रकार से। और क्या होता है, कविता का खिलना जो है इसमें फूलों के खिलने से अलग भी बताया है। जिस प्रकार से फूल जो है खिल करके मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता जो है एक बार खिलने के बाद वो कभी नहीं मुरझाती है। ठीक है, तो अब हम इसको पद्यांश को देखते हैं। पद्यांश का संदर्भ आप लिख सकते हैं। पद्यांश का संदर्भ में आपको पद्यांश के संदर्भ में आपको लिखना होता है चैप्टर का नाम, कवि का नाम और बुक का नाम। हम दूसरी प्रसंग की ओर आते हैं। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में या फिर प्रस्तुत काव्यांश में कुंवर नारायण जी ने कविता की तुलना, इस कविता ने पूरी कविता, जो भी कविता, जितनी भी कविता, ठीक है, कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से किया है। क्या लिखेंगे बच्चों कि प्रस्तुत काव्यांश में कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से किया है। ठीक है, अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। भावार्थ क्या होगा, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि बोलता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस प्रकार से चिड़िया जो है आकाश में उड़ती है, इधर उधर उड़ती है, उसी प्रकार से ही कविता भी उड़ती है, वो चारों तरफ उड़ती है। कवि कहते हैं कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, लेकिन आगे बोलते हैं कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन कविता की उड़ान जो है अलग होती है। इसकी उड़ान के बारे में चिड़िया क्या जानेगा, क्योंकि चिड़िया जो है एक स्थान से दूसरे स्थान कुछ दूरी तक ही वो उड़ान भरती है, लेकिन कविता जो है यहाँ घर में, घर से बाहर, अपने देश में, विदेश में, सभी जगह इसका उड़ान देखने को मिल जाता है। कविता जो है एक बार आने के बाद में ये जो है लोगों के विचारों में आ जाती है, उनकी कल्पनाओं में आ जाती है। तो ये जो है पूरे संसार में, पूरे विश्व में विस्तृत रूप ले लेता है, और सभी जगह ये जो है कविता जो है अपना एक विशाल रूप लिए हुए रहता है। ये कविता जो है पूरे संसार में
उड़ता है। पूरे संसार में कविता को जानते हैं, लेकिन चिड़िया की उड़ान तो एक निश्चित और सीमित एरिया तक ही, सीमित क्षेत्र की होती है। तो उसी को लिखा है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यहाँ पे कवि बोलते हैं कि जो कविता की उड़ान होती है वो बाहर भीतर घर में, मतलब सभी जगह वो अपनी भाव रूपी पंख लगा करके क्या करते हैं, उड़ने लग जाते हैं। भाव रूपी पंख लगाकर उड़ने का अर्थ चिड़िया भी जो है नहीं समझ पाती है। ठीक है, वास्तव में यह होता है कि कविता में कवि की असीम कल्पना लगे होते हैं। यहां पे लिखा है कविता के पंख। कविता के पंख का मतलब क्या हुआ, कल्पना से लिया गया है। ठीक है, कवि की कल्पना को बोला गया है। कविता के पंख मतलब कवि की कल्पना को बोला गया है कि किस प्रकार से, जिस कैसे कि उस कविता में कवि के पूरी कल्पना, कवि की जो है कल्पना जो है पूरी तरह से लगी होती है। कल्पना के पंख, कल्पना रूपी जो पंख है वो लगी होती है। तो अतः कविता की पंख की समानता जो है चिड़िया के पंख, उसकी समानता जो है चिड़िया के पंख नहीं कर सकती। मतलब जहां तक कविता उड़ सकती है, जहां तक कविता उड़ान भर सकती है, वहां तक ये चिड़िया जो है उड़ान नहीं भर सकती है। ठीक है, एक बार इसको हम और देखते हैं, इसका भावार्थ कि कवि कहते हैं कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ाने भरती है, लेकिन कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में बहुत ही ज्यादा भिन्नता होती है, अंतर होती है। क्योंकि चिड़िया की उड़ान जो है एक निश्चित क्षेत्र तक, एक निश्चित सीमा तक होती है, जबकि कविता की उड़ान जो है, कविता के भाव जो है, कविता की जो कल्पना है वो दूर दूर तक के जाती है। इसकी कल्पना के बारे में, इसमें जो कवि ने कल्पना किया है, इसके बारे में स्वयं ये चिड़िया भी कल्पना नहीं कर सकती, उसके बारे में ये चिड़िया भी नहीं जान पाती है। ठीक है, ये तो हो गया इसका भावार्थ। अब इसमें हम विशेष देखेंगे तो सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग किया है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, और क्या लिख सकते हैं, तुकबंदी का प्रयोग हुआ है। तुकबंदी कैसे, चिड़िया के बहाने जाने माने, इस प्रकार से तुकबंदी, तुक आ रहा है तो तुकबंदी का प्रयोग हुआ है, यह हम कह सकते हैं। हम और क्या कह सकते हैं, युग्म शब्दों का प्रयोग हुआ है, बाहर भीतर इस घर उस घर, तो युग्म शब्दों का प्रयोग हुआ, यह भी हम कह सकते हैं। ठीक है, चिड़िया क्या जाने, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ प्रश्न अलंकार है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं कि यहां देखिए र र की आवृत्ति, यहां भी र और र की आवृत्ति है, तो यहां क्या है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब देखते हैं इस काव्यांश में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न इसमें बन सकता है कि चिड़िया और कविता की उड़ान में क्या समानता है। तो आप लिख सकते हैं कि चिड़िया और कविता ये दोनों जो है, दोनों के दोनों जो है उड़ सकती है, लेकिन चिड़िया अपनी पंखों से उड़ती है, जबकि कविता जो है कवि की भाव रूपी और कल्पना की पंखों से उड़ती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, चिड़िया क्या जाने, इसका क्या अर्थ है। तो हम लिख सकते हैं कि जो कविता की उड़ान होती है वो कल्पना और भाव का उड़ान होता है ना। जो कविता का उड़ान होती है वो क्या होती है, कल्पना और भाव की उड़ान होती है। तो उसी को कहा गया है कि इन सब के बारे में ये चिड़िया जो है नहीं जान पाती, क्योंकि वो अपने पंख से उड़ सकती है, लेकिन ये चिड़िया जो है कवि के जो भाव होते हैं, उनके कल्पना होते हैं, उनको नहीं समझ पाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है कि कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता था, बोला था कि चिड़िया और कविता की उड़ान में क्या संबंध है, लेकिन यहां पे हमको क्या लिखना है,
चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान में क्या अंतर है? तो आप क्या लिख सकते हैं कि चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान में बहुत ही अंतर है, क्योंकि कविता में जो है मन एवं भावनाएं जो है, जो कल्पनाएं हैं, कवि की जो कल्पनाएं हैं वो जुड़ी होती है। लेकिन चिड़िया की उड़ान में यह सब नहीं होता है। वो चिड़िया जो है अपने पंखों से उड़ती है। ठीक है, चिड़िया जो है एक निश्चित दूरी तक उड़ सकती है, लेकिन कविता जो है अनंत और सीमाहीन, मतलब बहुत दूर तक के वो उड़ सकती है। ठीक है, अगले काव्यांश को, काव्यांश 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये काव्यांश आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।